नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ अंकित सिंह में। मैं हूं अंकित सिंह और आज आप सभी के सामने एक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जी7 समूह क्या है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके लिए हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि या फिर वनडे एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो। सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से निश्चित ही एक सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आपको जानना चाहिए और इसके विषय में पढ़ना चाहिए कि ये टॉपिक क्या है। तो ठीक है, चलिए इसी के लिए आज शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं जी7 के बारे में विस्तार से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जी7 का अर्थ है ग्रुप ऑफ 7, ठीक है, यानी 7 देशों का समूह। अगर यहाँ पे अगर 7 देश की जगह अगर 8 मेंबर्स होते हैं तो जी8 कहा जाता है, जी9 कहा जाता है अगर 9 मेंबर्स होते हैं, जैसे कि जी20 कहा जाता है। जी20 शिखर सम्मेलन होता है, आप सभी को पता होगा। इसमें 20 कंट्रीज का ये मेंबर्स हैं, इसलिए जी20 कहा जाता है। इसी तरह इसमें 7 मेंबर हैं और इसको जी7 कहा जाता है। तो जी7 के मेंबर्स कौन कौन से हैं, बात करते हैं। कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। ये जितने भी 7 देश हैं ये मिल के जी7 समूह बनाते हैं और इन्हीं को जी7 कंट्रीज भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यही कंट्रीज क्यों जी7 कहलाते हैं और जी7 का मेंबर यही कंट्रीज क्यों हैं, इसके पीछे बहुत ही मुख्य कारण है। वो कारण ये है कि ये जितने भी ये 7 कंट्रीज हैं ये दुनिया की सबसे अच्छी जीडीपी वाले कंट्रीज हैं और सबसे अच्छी इकोनॉमी वाली कंट्रीज है। कहना यूँ है कि ये वर्ल्ड का 45% जीडीपी खुद नियंत्रित करते हैं, मतलब खुद के पास पूरी दुनिया का 45% जीडीपी इनके पास है। और वहीं आबादी की बात करें, 10% आबादी पूरी दुनिया का है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम इन कंट्रीज़ की कितनी अच्छी है। इसीलिए जिसकी उन्नत अर्थव्यवस्था होता है और पूरी विकसित कंट्री जो होती हैं वहीं जी7 का यहाँ मेंबर है, ठीक है। इसी के साथ अगर आपके मन में एक सवाल उठ जाएगा कि चीन इतनी अच्छी विकसित और इतनी उन्नत अर्थव्यवस्था होने के कारण इसका मेंबर क्यों नहीं है, तो इसके पीछे एक मुख्य कारण ये है कि अगर चीन के पास अच्छी इकोनॉमी तो है, उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी वो इसका हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि चीन के पास सबसे ज़्यादा आबादी है पूरी दुनिया का। इस वजह से जो उसका पर कैपिटा इनकम है, यानी कि एक पर्सन की जो कमाई है, चीन की बात करते हैं तो इन सातों कंट्री से काफ़ी कम है। इसके कारण चीन को इसका मेंबर नहीं बनाया गया। अभी तक चीन को जी7 में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जी7 बना कब, ये बात है ऑयल क्राइसिस जब 1973 में आया था और उस इसके कारण जो ग्लोबल रिसेशन यानी कि जो वैश्विक मंदी आई थी, उस टाइम जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री थे और डेवलप्ड इकोनॉमी वाले कंट्री थे, उनके मन में ये आया कि हम लोग मिल के एक वार्ता करें और एक समिट करें और उसमें ये डिसाइड करें कि कैसे इस ग्लोबल रिसेशन से बचा जा सके और भविष्य में फिर इस तरह की चुनौतियों का सामना ना किए करना पड़े हम लोगों को। तो इसी के उपलक्ष्य में जो ट्रेजरी सेक्रेटरी थे, ट्रेजरी सेक्रेटरी होते हैं प्रेसिडेंट के इकोनॉमिक एडवाइजर, और जितने भी इकोनॉमिक्स से संबंधित रूल्स रेगुलेशन या नॉर्म्स आते हैं उन सभी में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे यूएस के, बात करते हैं यूएस के जो इकोनॉमिक एडवाइजर बने कि जो ट्रेजरी सेक्रेटरी थे आपके जॉर्ज सल्ट, उन्होंने जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमी वाले कंट्री थे उस टाइम के, जैसे आपके यूके हो गया, वेस्ट जर्मनी हो गया और फ्रांस हो गया, इनके फिनांस मिनिस्टर जो हैं उनको आमंत्रित किया कि आप वाशिंगटन डीसी में आएँ और एक वार्ता के लिए एक टेबल पे आएँ और हम लोग डिस्कस करें कि जो जो भी रिसेशन, ये ग्लोबल रिसेशन आया है, वैश्विक मंदी आई है, इस पे इसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे इसे लड़ा जाए और भविष्य में इस तरह का फिर से हम लोगों को किसी भी तरह का चुनौतियों का सामना ना करना पड़े, इससे कैसे किस तरह का इस पे हम लोग अपना विचार दे सकते हैं या फिर क्या हम लोग एक्शन ले सकते हैं इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो इसके लिए जो वहाँ यूएस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, आपके जॉर्ज सॉरी रिचर्ड निक्सन, जो रिचर्ड निक्सन यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने व्हाइट हाउस को एज अ वेन्यू डिक्लेयर किया कि जो ये वार्ता होगी वो व्हाइट हाउस में होगी, ठीक है। तो जो ये 4 कंट्रीज का जो ये ग्रुप था, ये व्हाइट हाउस के लाइब्रेरी में बैठ के पहला अपना सबमिट किया। इसीलिए जो ग्रुप ऑफ ये 4 था इसको लाइब्रेरी ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक है।
तो आपसे कभी-कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लाइब्रेरी ग्रुप कौन-कौन से कंट्रीज़ को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा लाइब्रेरी ग्रुप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहली बार लाइब्रेरी में ही बैठ के व्हाइट हाउस के ये डिस्कशन किया गया था, तो इसीलिए इसको लाइब्रेरी ग्रुप कहा जाता है। और उस टाइम ये 4 कंट्रीज़ थी, यूएस, यूके, वेस्ट जर्मनी और फ्रांस, ठीक। उसी साल ये कब हुआ? ये हुआ 25 मार्च 1973 को। उसी साल जब 1973 में ही जब स्प्रिंग समिट चल रहा था, किसका? स्प्रिंग मीटिंग किसका? आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का। उसमें भी डेवलप्ड इकोनॉमी आते हैं और आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें जो ट्रेजरी सेक्रेटरी जो ये जॉर्ज सल्ट थे, इन्होंने ये प्रपोजल डाला कि क्यों ना जापान को इसमें ऐड किया जाए, क्योंकि जापान उस टाइम की इन चारों देशों के अलावा बहुत अच्छी इकोनॉमी इसके पास थी। इसलिए ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया जितने भी वहाँ मेंबर्स थे, और जापान को इसमें ऐड कर लिया गया। तो 1973 में जापान इसमें ऐड होकर ये जो ग्रुप ऑफ 4 है, ये ग्रुप ऑफ 5 बन गया, ठीक है। जैसे जैसे साल बीता 1974 आया, 1974 में इस जो ग्रुप ऑफ 5 है, इसको एक नए चीज़ का सामना करना पड़ा, नए परेशानी का। वो ये थी कि लीडरशिप को लेके। अब लीडरशिप को लेके क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? प्रॉब्लम ये हुई कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे, जो फ्रांस की तरफ से थे, वो अचानक उनकी तत्कालीन मृत्यु हो गई, उस जिसके कारण एक री इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराया गया, और जो फिनांस मिनिस्टर थे फ्रांस के, वो एक क्लोज वोट से जीते। और इसका परिणाम ये हुआ कि जितने भी मेंबर्स थे, जैसे वेस्ट जर्मनी के जो चांसलर हो गए, अमेरिका के प्रेसिडेंट हो गए, जापान के प्राइम मिनिस्टर, इन सभी को लगा कि इस इलेक्शन में स्कैम हुआ है, स्कैंडल हुआ है, और ये अप्रोप्रिएट इलेक्शन नहीं हुआ है। इसलिए इस इलेक्शन को असंवैधानिक करार देते हुए इस सभी ने, जितने भी ये अदर्स 3 मेंबर्स थे, इन सभी के जो प्रमुख हेड थे, उन सभी ने इस्तीफा दे दिया। नतीजा ये हुआ कि उसी साल एक री इलेक्शन कराना पड़ गया। री इलेक्शन होने के बाद जो निक्सन के सक्सेसर, ना जो यूएस प्रेसिडेंट थे, उनके सक्सेसर जेरल्ड फोर्ड ने ये डिसाइड किया कि इतना सब होने के बाद जो भी हुआ, उसके बाद सोचा कि पहले एक हम लोग टेबल सबमिट करते हैं और पहले खुद के बारे में, दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि किसकी क्या महत्वपूर्ण, मतलब जिसकी किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर किसको किस चीज़ की बेहद ज़रूरत है, और किसको किस तरह ट्रीट किया जा सके। इसके लिए एक 3 दिवसीय समिट कहाँ पे? फ्रांस में आयोजित किया गया। कब? 1975 के नवंबर में, ठीक है। और फ्रांस का जगह जो था, ये था कैसल ऑफ रामबोइलेट। यहाँ बैठ के डिस्कशन हुआ 3 दिन का, और जितने भी G5 मेंबर थे, इनको तो उसमें बुलाया ही गया, प्लस इसके साथ साथ इटली को भी बुलाया गया। तो इस तरह ये G5 G6 बन गया इसी समिट में। और ये कब हुआ? 1975 में, ठीक है। तो इस जो ये कैसल ऑफ रामबोइलेट में जो ये डिस्कशन हुआ, इसमें ऑयल क्राइसिस, वैश्विक जो भी मंदी था, इन सभी के ऊपर डिस्कशन हुआ, और एक 15 पॉइंट का डिक्लेरेशन जारी किया गया, जिसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रामबोइलेट, ठीक है। इसमें हर एक पहलू पर बात किया गया कि क्या हम लोग कर सकते हैं और अच्छी डेवलपमेंट के लिए कंट्रीज़ की, इनकी अच्छी इकोनॉमी के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ डिस्कशन हुआ, जैसे फ्री ट्रेड के बारे में डिस्कशन हुआ, कोऑपरेशन विद द डेवलपिंग वर्ल्ड, जो भी कंट्रीज डेवलपिंग है उनके साथ कोऑपरेशन, और मल्टीलैटरलिज्म, मतलब कि बहुपक्षीय जो व्यापार होगा उसके ऊपर। मतलब इस तरह का 15 पॉइंट था। मैंने इस वीडियो के लास्ट स्लाइड में उस सबको ऐड कर दिया है, आप उसको 15 को आप एक बार पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा क्या क्या वो पॉइंट थे जिस पर डिस्कशन हुआ था, जो पहला समिट हुआ था G6 का, उस टाइम में बात करते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह ये कंट्री तो G6 बन गया। उसके बाद फिर 1976 आया, तो उसमें देखा गया कि जो ये G6 कंट्री थी, इनकी इकोनॉमी तो अच्छी थी ही, इसके बाद जो कनाडा थी, वो सबसे अच्छी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था उस टाइम की थी ये G6 कंट्री के बाद। तो इसलिए जो G6 मेंबर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि कनाडा को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह ये कंट्रीज 1976 में G7 बन गया। बात करते हैं कि जो रूस था, उसकी भी तो अर्थव्यवस्था और काफ़ी वो विकसित देश है, फिर वो मेंबर था कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल मेंबर था। 1998 में
रूस को भी, रसिया को भी इसका मेंबर बना लिया गया, लेकिन 2014 में इसको बाहर कर दिया गया। वो इसलिए कि जो यूक्रेन का पार्ट था, क्रीमिया वाला, ठीक है, उस पे जब रूस ने कब्जा कब्जा किया, तो जितने भी मेंबर्स थे उन सभी को ये अच्छा नहीं लगा और असंवैधानिक लगा कि कैसे कोई कंट्री किसी कंट्री के किसी पार्ट पे कब्जा कर सकता है, और वो G7 का, G8 का जो मेंबर होते हुए, कि पूरी दुनिया का विकास के बारे में सोचता है, और खुद ने ही वो किसी कंट्री के पार्ट पे कब्जा किया था, इसलिए इसको 2014 में निकाल दिया गया। फिर भी जो डोनाल्ड ट्रम्प थे उनको ये लगता है कि इतनी विकसित कंट्री होने के बाद ये संभव नहीं है कि रूस के बिना पूरी दुनिया के विकास के बारे में सोचा जा सके, तो इसलिए रूस को भी उसमें शामिल होना जरूरी थे। ये स्टेटमेंट था डोनाल्ड ट्रम्प का, ये उनका मत था। ठीक है, खैर G7 का जो अपना अलग व्यू था, इसलिए रूस को 2014 में बाहर कर दिया गया, और फिर से ये G8 G7 बन गया। ठीक है, तो कब हुई थी इसकी शुरुआत? पहले तो ये देख लेते हैं कि ये खुद को G7 जो का समूह है खुद को क्या बोलता है। वो बोलता है कम्युनिटीज ऑफ वैल्यू की, वो यानी कि जो मूल्यों का वो आदर करता है, ऐसा समुदाय है जो सभी मूल्यों का आदर करता है। कौन कौन से? जैसे मानव अधिकार की सुरक्षा की बात हो गया, लोकतंत्र की बात हो गया, और कानून का शासन, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, इन सभी को वो सिद्धांत मानते हुए अपने खुद को कम्युनिटीज ऑफ वैल्यूज कहता है। ठीक है, अब इसकी कब शुरुआत हुई थी? 25 मार्च 1973 की शुरुआत हुई थी, मैंने बता दिया। 1998 में देखिए रूस शामिल हुआ था, और G7 से G8 बन गया था। और हाँ, एक इसमें एक और प्रमुख चीज़ है कि ये G7 कंट्रीज तो है, इसका हेड कौन है? तो इस कंट्री में जैसे एक अल्टरनेट वाइज चलता रहता है, जैसे कि अगर अगर इस साल US इसका अध्यक्षता किया हुआ है, तो अगले साल UK करेगा, उसके नेक्स्ट ईयर हो सकता है फ्रांस करे, उसके अगले साल जर्मनी हो सकता है करे, फिर इटली करे, जापान करे, इस तरह ये रोटेशन चलता रहता है। और जो हेड होता है कंट्री, वो अध्यक्षता करता है जो शिखर सम्मेलन होता है, और ये शिखर सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। 1900 जो 75 था उसमें जब ये डिक्लेयर किया गया था कि इसके बाद हर साल शिखर सम्मेलन होगा, और हर साल किसी न किसी पहलू पर बात होगा, और उसके बारे में हम लोग डिस्कशन लेंगे। ठीक है, इसके लिए हर साल ये 2 दिवसीय बैठक होता है, जो कि इन्हीं कंट्रीज में होता है। और ये क्या होता है कि रोटेशन वाइज होता है, कि अगर इस साल कोई कंट्री है तो अगले साल कोई और कंट्री इसकी अध्यक्षता करेगी, नेक्स्ट ईयर कोई और कंट्री इसकी अध्यक्षता करेगी, इस तरह यह पैटर्न चलता रहता है। ये क्या करता है मैंने सब बता दिया इसके बारे में, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जैसे कि इस बार की बैठक में चर्चा हुई थी, वो थी ऊर्जा नीति के ऊपर, जलवायु परिवर्तन के ऊपर, HIV एड्स के ऊपर, ठीक है, वैश्विक सुरक्षा, ये सब टॉपिक्स थे। ठीक है, जो पिछले वर्ष शिखर सम्मेलन हुआ था उन पे। तो ऐसे ऐसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, ये काफ़ी पूरे वर्ल्ड के लिए ये काफ़ी एक तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस पर डिस्कशन होना ज़रूरी था, तो इस पर डिस्कशन किया गया। जैसे इस बार डिस्कशन हुआ था आपके कोरोना को लेकर, जो कोरोना महामारी आई थी, कि जो कोरोना की वैक्सीन है उसको कैसे पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि हर एक देश जो कि सक्षम नहीं है उनके पास भी ये वैक्सीन पहुँचे, और खुद को इस महामारी से बचा सकें। तो ऐसे इसका टॉपिक्स होते हैं, मतलब जिस पे डिस्कशन किया जाता है, और जो सबमिट होता है, उस सबमिट के बाद ये डिक्लेयर करता है कि हमने इस चर्चा में इस टॉपिक पे डिस्कशन किया और इसका क्या परिणाम निकाला, ठीक है, क्या हल निकाला, और कैसे इस चीज़ से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो G7 कंट्री होती है, क्या यही उस बैठक में सम्मिलित होते हैं? जी नहीं, इसके साथ साथ कुछ देशों के राष्ट्र प्रमुख को भी आमंत्रित किया जाता है। जैसे कि इस बार किसको किया गया था? इंडिया को किया गया था, अर्जेंटीना को किया गया था, इंडोनेशिया को किया गया था, साउथ अफ्रीका को किया गया था, सेनेगल को किया गया था। इस तरह ही जैसे इस बार इस कंट्रीज़ को आमंत्रित किया गया, ऐसे ही हर साल किसी न किसी कंट्री को आमंत्रित किया जाता है। और इसके साथ-साथ यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष तो निश्चित ही शामिल होते हैं इन G7 कंट्रीज़ के अलावा। ठीक है? अब अगला टॉपिक है कि चीन इस समूह का हिस्सा क्यों नहीं है? तो इसके बारे में मैंने बात कर लिया, क्योंकि ये बड़ी अर्थव्यवस्था तो है, सबसे बड़ी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन साथ-साथ इसके पास सबसे ज़्यादा दुनिया की आबादी है, जिसके कारण इसकी जो पर कैपिटा इनकम हो जाती है, प्रति व्यक्ति आय हो जाती है, वो बहुत ही कम है G7 समूह के जितने भी देश हैं, उनके कंपैरिजन में। ठीक है? ये बहुत ही कम हो जाती है, चीन की बात करते हैं तो। इसलिए G7 में अभी तक चीन को सम्मिलित नहीं किया गया है।
सबके मन में उत्सुकता होती है कि भारत कहाँ है, हम कहाँ हैं, कौन से पोजीशन में है, क्या कभी G7 का ये भारत हिस्सा हो सकता है या नहीं, कभी इसमें पार्टिसिपेट किया है या नहीं। तो जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि जो भारत है वो 2019 में जब फ्रांस में ये सम्मेलन हुआ था तो उसमें गेस्ट के तौर पे इसको बुलाया गया था। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उनका कहना था कि भारत एशियाई कंट्री में सबसे ताकतवर और प्रभावशाली देश है, इसलिए इसका G7 कंट्रीज में, मतलब इस जो समूह है इसमें इसका मेंबर होना ज़रूरी है। ठीक है। मैंने रूस की बात कर लिया कि रूस कभी शामिल था कि नहीं, इसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि 1998 में ये शामिल हुआ था, लेकिन 2014 में जब यूक्रेन के क्रीमिया वाले लेयर पे इसने कब्जा किया तो इसको निकाल दिया गया G7 के G8 के ग्रुप से, और G8 फिर वापस से G7 बन गया। ठीक है। ये है डिक्लेरेशन ऑफ राम बायोलेट। मैंने इसके बारे में आपको विस्तार से पूरा दे दिया है, 15 पॉइंट। आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। इस पीडीएफ को अगर आपको चाहिए तो मैं मेल कर दूंगा, जिसको भी चाहिए अपना मेल कमेंट बॉक्स में डाल देगा, मैं उसको मेल कर दूंगा, और जिससे आप इस सभी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। और हो सकता है कि जितने भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं उसमें ये टॉपिक पूछ ले। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि G7 का पहला समिट था और उसमें क्या ऐसा किया गया कि जो ग्लोबल रिसेशन था और जो ऑयल क्राइसिस थी, ठीक है, उससे निपटा गया। ठीक। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहूँगा आप सभी के लिए। और इंटरेस्टिंग टॉपिक और जीके की ये टॉपिक्स आप सभी के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आपको ये जानकारियाँ भी प्राप्त होती रहेंगी साथ ही साथ। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आप खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।